स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के साथ, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, तो उसमें प्रोसेस वाला पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रोसेस? यहाँ पे प्रोसेस के लिए हमारा क्या वर्ड रहेगा? POSDC। व्हाट इज द फुल फॉर्म? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम हल्का सा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, ये पूरा आपका चैप्टर 1 में फुल फ्लेज एक टॉपिक भी है एंड चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 का कॉन्सेप्ट भी है। वैसे जब हम चैप्टर नंबर 4 to 8 करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम प्लानिंग पे बात करते हैं। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना। थिंकिंग बिफोर डूइंग, काम को करने के बाद नहीं सोचना, फिर तो सिर्फ पोस्टमार्टम ऑफ एक्टिविटीज है, उसका कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ? थिंकिंग, सोचना, एंटिसिपेट करना, किसी भी काम को थिंकिंग बिफोर डूइंग, काम को करने से पहले सोचना। अगर केस स्टडी में एंटिसिपेशन वर्ड यूज होता है, एडवांस वर्ड होता है थिंकिंग के साथ, तो ये हमारा फोकस करता है प्लानिंग की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के साथ। प्लानिंग एक डेफिनेशन है, बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर डेफिनेशन। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू इट। चलिए इस डेफिनेशन के एक एक एस्पेक्ट को समझते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, हर चीज एडवांस में सोचना। क्या? व्हाट टू डू, क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी ने सोचा कि हम इस बार अपना 20% सेल इंक्रीज करेंगे। व्हाट टू डू, क्या करेंगे? सेल इंक्रीज करेंगे 20%। ओके, व्हेन टू डू, कब? इस ईयर में, दिस ईयर वी विल अचीव दिस टारगेट। वेरी गुड। हाउ टू डू, कैसे हो जाएगा? सिर्फ सोचने से नहीं, सोचेंगे और उसके बाद से इंप्लीमेंट भी करेंगे, लेकिन पहले तो सोचना ही पड़ेगा। तो वो सोचने वाला काम किसका हो गया? प्लानिंग का। हाउ टू डू, बाय डूइंग प्रमोशनल एफर्ट, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सपोज द क्वालिटी ऑफ माय प्रोडक्ट इज ऑलरेडी वेरी गुड, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा लास्ट ईयर हमारे प्रमोशनल एफर्ट्स कम थे। मूवीज देखते हो, टीवी में देखते हो, कपिल शर्मा के शो में बच्चों आता है प्रोमो मीन्स रिलेटेड टू प्रमोशन। तो एडवर्टीजमेंट इज वन पार्ट ऑफ प्रमोशन। एडवर्टीजमेंट करना और भी वेज है जो हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो प्रमोशनल एफर्ट्स मतलब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम कुछ एफर्ट्स करेंगे। ओके, हु इज टू डू इट, कौन करेगा? बच्चों देखो, सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रहती है, तो ऑफ कोर्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी गिवन टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो आगे बढ़िए। तो ये सब चीजें जो हमने सोची, दिस इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आपकी NCERT एक लाइन लिखती है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आप पिक्चर में देखिए, हम हमारे सामने हमारा गोल है, हमारी मंजिल है, हम उसको छूना चाहते हैं, लेकिन अभी तो हम दूसरे एज पर बैठे हैं। कैसे? हम इसके लिए हमें अपना एक एक्शन प्लान, एक ब्रिज तैयार करना पड़ेगा। ब्रिज तैयार करना पड़ेगा मीन्स हमें पूरा एक एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा। पेपर और पेन उठाकर सोचना पड़ेगा कि हमें क्या क्या काम करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल, NCERT का एग्जाम्पल है, सुहासिनी वांट्स टू सेल इंडियन हैंडलूम प्रोडक्ट्स। व्हाई? व्हेन टू डू? इन दिस ईयर। How to do? By focusing on, she is planning that I will focus on the colors, I will focus on the variety, and ये responsibility किसको दी जाएगी? Manufacturing करनी है, तो of course this responsibility will be given to purchase department and production department. तो students, NCERT के examples मैं अपनी case studies में जरूर highlight करूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार NCERT के examples पर ही case study बना दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। POSDC में हमने थोड़ा सा समझा कि प्लानिंग क्या है, आगे हम समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है। स्टूडेंट्स, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पर प्लानिंग टेक्स ड्रीम्स, प्लानिंग तो सपने लेती है, और ऑर्गेनाइजिंग कन्वर्ट्स दोज ड्रीम्स इनटू रियलिटी, और ऑर्गेनाइजिंग उन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। क्योंकि अभी अभी हमने एक ब्रिज की बात की स्टूडेंट्स, एक ब्रिज बनाया, और उस ब्रिज को बनाने के लिए हमको रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज अरेंज करने का काम किसका है? ऑर्गेनाइजिंग का। हमारे मेन रिसोर्सेज होते कौन से हैं?
मटेरियल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल वी नीड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे देख, केस स्टडी के अंदर अगर रिसोर्सेज वर्ड आ जाए तो मैं हाईलाइट करूंगी कि ये क्या चीज है, कौन सा है, आइडेंटिफाई ऑफ फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्लानिंग के अंदर क्या है कि जस्ट पुटिंग एन आइडिया इनटू पेपर। प्लानिंग तो पेपर पेन लेकर आइडिया लिखती है और ऑर्गेनाइजिंग उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आपको स्क्रीन पे 4 लाइंस दिख रही हैं, 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। आगे देखिए, सबसे पहले मैनेजमेंट जिसे कहती है मेरा एक गोल है, जो कि हमने अपनी डेफिनेशन में भी बोला था। तो वो गोल क्या है? बेसिकली गोल को वो वर्क की फॉर्म में बात करती है। वर्क, उसके सामने एक वर्क है और वो जब उस वर्क को देखती रहेगी तो वो वर्क कभी अचीव नहीं हो सकता। तो उसे उस वर्क को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे पहले उस वर्क के छोटे छोटे पार्ट्स, पूरे वर्क के छोटे छोटे पार्ट्स कर दो, जिनको हम क्या कहते हैं? जॉब्स। स्टूडेंट्स दीज आर कॉल्ड जॉब्स। तो देखिए यू कैन सी, अब हम क्या करेंगे, उनमें से सपोज जॉब नंबर 1 2 3 ये सेम जॉब नंबर 7 8 9 ये बिल्कुल सेम है। तो हमने क्या किया, सेम जॉब्स को एक ग्रुप में डाल दिया, सिमिलर जॉब्स को एक ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया, एक ग्रुप में बना दिया उनका, और उस ग्रुप को हमने क्या दिया नेम? डिपार्टमेंट्स। वो क्या बन गए? डिपार्टमेंट्स। समझ में आए? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज करना है, टूल्स परचेज करने हैं, इक्विपमेंट परचेज करने हैं, तो चलो सारा काम एक परचेज डिपार्टमेंट को देते हैं, तो इस तरह से परचेज डिपार्टमेंट बन गया। कंपनी शर्ट्स बना रही है फॉर एग्जांपल, कंपनी ने शर्ट्स भी मैन्युफैक्चर करनी है और बटन्स भी मैन्युफैक्चर करने हैं। ये सारा बटन्स मैन्युफैक्चरिंग का, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का पूरा काम हम एक अलग डिपार्टमेंट को दे देते हैं, कॉल्ड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इस तरह से जनरली कंपनीज के अंदर परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, ये मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर कंपनी अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट तैयार करेगी, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन मेन जो डिपार्टमेंट्स है वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। चलिए स्टूडेंट्स, और जब ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं तो हर डिपार्टमेंट की ड्यूटीज असाइन की जाती है। क्या सुना स्टूडेंट? डिपार्टमेंट्स बना दिए, उसके बाद डिपार्टमेंट्स की ड्यूटीज असाइन की गई हर डिपार्टमेंट में। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब हमने डिपार्टमेंट्स भी बना दिए, ड्यूटीज भी असाइन कर दी, तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया? स्टूडेंट्स यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग एक ही लेवल पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क कुछ काम को हमें सीनियर पोस्ट पे रखना होता है, कुछ काम को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ जिस काम पे ज्यादा ड्यूटीज हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ज्यादा अथॉरिटीज हैं, उन कामों को हम थोड़ा हायर लेवल पे रखना चाहेंगे, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो थोड़े से सिंपल हैं, उनको हम लोअर लेवल्स पर रखना चाहेंगे। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी पोस्ट को, सभी कामों को, सभी जॉब्स को एक ही लेवल पे नहीं रख सकते। और जब सभी लेवल्स, स्टूडेंट्स जब सभी हमने लेवल्स बना दिए, सभी लेवल्स बनने से क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, एक फ्रेम तैयार हो गया। और जब फ्रेम तैयार हो गया तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? उससे हर पोस्ट को क्लियर हो गया कि हु विल रिपोर्ट टू होम, कौन सी पोस्ट किस पोस्ट की सुपीरियर पोस्ट है और कौन सी पोस्ट किस पोस्ट की सबऑर्डिनेट पोस्ट है। एक पोस्ट की हायरार्की क्रिएट हो गई। फॉर एग्जाम्पल उसमें क्लियर हो गया कि फॉर एग्जाम्पल वर्कर विल गिव द रिपोर्ट टू द प्रोडक्शन इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज विल गिव द रिपोर्ट टू supervisor will give the report to production manager will give the report to chairman of the company। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ? कौन किसको रिपोर्ट करेगा?
इस पूरे लेक्चर में मैं आज एक बात हाईलाइट करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स। जब हमने बात की असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज की, जब हमने बात की रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की, तो हम एक बात याद रखिएगा कि कभी भी जो ड्यूटीज असाइन की जाती है वो किसी पर्सन की नहीं होती, वो हमेशा एक पोस्ट की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए, मान लीजिए आपके स्कूल में कोई एचओडी की पोस्ट पे पर्सन काम कर रहे हैं, तो वो उनकी कुछ ड्यूटीज हैं। सपोज वो पर्सन जॉब छोड़ देते हैं, तो उनकी जगह एक नए पर्सन आते हैं और उनको एचओडी बनाया जाता है। तो आप मुझे बताओ, अब उनकी जो ड्यूटीज है, जो पहले वाले एचओडी काम कर रहे थे वही काम अब इनको करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूटीज हमेशा एक पोस्ट की होती है। तो आई होप इट इज क्लियर। एक चीज और, अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी की। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 3-4 वर्ड्स बता रही हूँ जिसके बाद आई एम 100% श्योर कि आपकी केस स्टडी गलत हो ही नहीं सकती। जैसे अगर रिसोर्सेस की बात आ रही है तो 100% कौन सा केस स्टडी हुआ? ऑर्गेनाइजिंग। अगर डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है असाइनमेंट ड्यूटीज के साथ साथ स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर, फ्रेम एंड स्ट्रक्चर वन एंड द सेम थिंग। स्ट्रक्चर या फ्रेम की बात हो गई तो बच्चों आंखें बंद करके लिख लेना, आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, अगर केस स्टडी में ये लिखा होता है कि दिस फंक्शन क्लैरिफाइज हु विल रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मेरे आज के एग्जाम्पल में मैंने बताया वर्कर प्रोडक्शन इंचार्ज को, इंचार्ज सुपरवाइजर को, तो ये सब कौन किसको, हु विल रिपोर्ट टू होम। तो ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है जो क्लैरिफाई करता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हु विल रिपोर्ट टू होम। कौन सी पोस्ट सीनियर सुपीरियर पोस्ट है और कौन सी पोस्ट सबऑर्डिनेट पोस्ट। स्टूडेंट्स, एक बात चलते चलते लास्ट में, और ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शंस है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बोर्ड का पेपर इस फंक्शन के बिना, इस आइडेंटिफिकेशन के बिना बन ही नहीं सकता। क्योंकि आपके 5 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 5 चैप्टर्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर हैं। और ये जो 5 फंक्शंस है, इसके अंदर से ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें पहले आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, जो भी वो एग्जामिनर पूछना चाहे। तो सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उस फंक्शन को आइडेंटिफाई करें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज थर्ड फंक्शन पे बात करेंगे, स्टाफिंग, ऑल्सो कॉल्ड HR फंक्शन, इनको हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? राइट मैन ऑन द राइट जॉब। जो बंदा है उसे पॉइंट कर लें, नहीं। कॉन्टिन्यूअल इन्फ्यूजन ऑफ क्वालिटी स्टाफ, हमने कॉन्टिन्यूअल मतलब कॉन्टिन्यूअसली क्वालिटी स्टाफ इम्प्रूव अपने यहाँ पे अपॉइंट करना है। क्वालिटी स्टाफ, क्वालिफाइड लोगों को, कैपेबल लोगों को हमने जॉब्स देनी है। और राइट मैन ऑन द राइट जॉब्स, और हमने जो उनको जॉब्स दी तो वो जिस काम को करने के लिए क्वालिफाइड हैं, हमने उनको वही जॉब देनी है। राइट मैन ऑन द राइट जॉब। चलिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और, मेरे से कुछ साल पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मैम आपने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज तो पहले कर दी, अब आप कह रहे हैं कि हम पर्सन अपॉइंट कर रहे हैं एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मेरा आंसर सुन लीजिए। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, जैसा कि मैंने आज आपको बताया, हम सिर्फ पोस्ट क्रिएट करते हैं, एक पोस्ट की ड्यूटीज असाइन करते हैं, ठीक है। अगर एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो पर्सन उसके बाद POS प्रोसेस के 3rd स्टेप में अपॉइंट होंगे। क्लियर स्टूडेंट? और इसके साथ एक क्वेश्चन, क्या ऑर्गेनाइजिंग का काम, स्टाफिंग का काम, या ये जो भी प्रोसेस है, क्या ये सिर्फ एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन करती है? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एक बार बन गया, अब दोबारा तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमारी कंपनी ग्रो करेगी उसमें और एम्प्लॉयज आएंगे और पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, तो अकॉर्डिंगली देयर इज अ नीड ऑफ मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, एंड व्हेन वी आर क्रिएटिंग न्यू स्ट्रक्चर, वी आर डूइंग मॉडिफिकेशन इन आवर स्ट्रक्चर, इट मींस वी आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग। एंड फिर जैसा हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम नए रोल्स फिल करेंगे, नई पोस्ट फिल करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग फंक्शन। तो बस अब मैं आपके सामने स्टाफिंग फंक्शन को फटाफट शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, एक एक इसके प्रोसेस के हेड पॉइंट्स को एक एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगी। डिटेल वी विल डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ स्टाफिंग। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए और किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए। रिक्रूटमेंट, सर्चिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयज सर्च करेंगे, एड देंगे, न्यूज़पेपर में एड देंगे,
या किसी भी और सोर्स से ऑनलाइन ऐड करेंगे, सिलेक्शन, और फिर उसमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको अपनी कंपनी में प्लेस करेंगे, पोस्ट देंगे, ओरिएंटेशन, उनकी सभी लोगों के साथ इंट्रोडक्शन कराएंगे एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर थोड़े उनको जहां जहां ट्रेनिंग की जरूरत है, कोई एम्प्लॉय कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन जब वो एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसे उस न्यू ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली उसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत होती है। उसकी ट्रेनिंग करेंगे, इसके डिफरेंस को हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर उसे कुछ टाइम के बाद हमें प्रमोट भी करना होगा, उसे प्रमोशन की रिक्वायरमेंट भी होगी, क्योंकि एम्प्लॉय किसी ना किसी इंटेंशन के साथ कंपनी को जॉब ज्वाइन करता है, कंपनी में जॉब ज्वाइन करता है। वो सिर्फ एक सैलरी से पूरी लाइफ काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है मेरी धीरे धीरे मेरी प्रोग्रेस हो, तो इसलिए उसकी प्रमोशन भी जरूरी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके काम को इवेल्युएट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रमोशंस की जाएंगी। एंड कंपेंसेशन, स्टूडेंट्स, कोई भी एम्प्लॉय जॉब क्यों ज्वाइन करता है, क्योंकि वो बहुत उसके लिए वो बहुत एफर्ट्स करता है, बहुत सेक्रीफाइसेस करता है। व्हेन अ पर्सन जॉइन्स एनी ऑर्गेनाइजेशन, ही सेक्रीफाइसेस लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करता है, और उस सेक्रीफाइस के ल्यू में उसे कंपेंसेशन मिलना चाहिए, और मिलता भी है, which is called remuneration, or you can say wages or salary. If he is working at managerial level post, he is getting salary, and if he is working at worker, then it is called wages. Students, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी के जो 2 फंक्शंस हैं, D और C, that will be discussed in separate video. Now you see students, हमने आपको ये बताया, और इससे रिलेटेड आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।